हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास का कहानी भाग नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी हमारे जो चैप्टर में है वो है पंच परमेश्वर। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी गांव में हुआ था। खेती उनके घर का मुख्य व्यवसाय था, परंतु गरीबी के कारण इनके पिता मुंशी अजायब राय को डाकखाने में क्लर्की करनी पड़ी। प्रेमचंद के जन्म के समय यद्यपि उनके पिता नौकरी कर रहे थे, परंतु मूलतः कृषक होने के कारण उनके घर का वातावरण एक किसान के घर के समान था। इसीलिए प्रेमचंद को भी ये चीज़ें संस्कारों से में ही मिली। बचपन में ही प्रेमचंद की 2 बहनें और माता का देहांत हो गया। इन घटनाओं का प्रेमचंद पर गहरा असर हुआ। घर की गरीबी और माँ के प्यार से वंचित प्रेमचंद ने अभावों में ही अपनी शिक्षा शुरू कर दी तथा उर्दू की विशेष शिक्षा पाई। 13 वर्ष की अवस्था तक प्रेमचंद ने उर्दू के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ लिए। गरीबी में भी उन्होंने जीवन के उच्च आदर्शों तथा ईमानदारी का त्याग नहीं किया। वे ट्यूशन करते हुए अंधेरी कोठरी में तेल की कुप्पी से पढ़ते थे। जैसे तैसे उन्होंने सन 1910 ईस्वी में से एंटर की परीक्षा पास की, लेकिन परीक्षा पास करने से पहले ही 18 रुपये मासिक पर स्कूल में नौकरी कर ली थी। गरीबी के कारण इन्हें अनेक बार महाजनों से उधार लेना पड़ा, इसीलिए इन्हें महाजनी व्यापार की इतनी समझ थी और इनके साहित्य में उसकी चर्चा बार बार होती थी। पिता ने इन्हें धनपत राय नाम दिया था, जबकि चाचा ने इन्हें नवाब राय के नाम से पुकारा। नवाब राय नाम से इन्होंने आरंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था और इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उसकी सारी प्रतियां जलाकर पाबंदी लगा दी। हाँ जी, यहाँ हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वो डाकखाने में क्लर्की की नौकरी भी करते थे और किसान भी थे। तभी से उसके बाद उन्होंने ये खेती और वातावरण, किसान का वातावरण उन्हें घर से ही मिला। प्रेमचंद जी की 2 बहनों और माता का देहांत हो गया था और इन घटनाओं का उन पर बुरा असर हुआ। घर की गरीबी और माँ के प्यार से वंचित उन्होंने शिक्षा शुरू की, उर्दू की विशेष शिक्षा पाई। 13 वर्ष की अवस्था तक प्रेमचंद ने उर्दू के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ लिए। उसके बाद 1910 ईस्वी में उन्होंने एंटर की परीक्षा पास की। जब परीक्षा पास की तो 18 रुपये मासिक पर उस परीक्षा पास करने से पहले उन्हें नौकरी मिल गई स्कूल में। तो उनके पिता ने उनका नाम महाजन धनपत राय और उनके चाचा ने उनका नाम नवाब राय रखा। नवाब राय नाम से उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उसकी सारी प्रतियां जलाकर पाबंदी लगा दी। इसी के साथ नवाब राय लुप्त हो गए और प्रेमचंद के नाम से इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। लेखन कार्य से अतिरिक्त इन्होंने ज़माना, मर्यादा, मधुरी, जागरण और हंस नामक पत्रिकाओं का समय समय पर संपादन किया। हंस के लिए इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, किंतु इनका मन वहाँ रमा नहीं। इनकी ये पत्रिकाएं हैं जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन पत्रिकाओं के बाद उन्होंने मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन बताई जाती है। प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी संसार का अनमोल रतन, ये कहानी है उनकी, जो सन 1907 ईस्वी में ज़माना में छपी थी। इसके बाद उन्होंने अनेक उपन्यासों तथा कहानियों की रचना की। इनको लगभग 300 कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित किया।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गवन, कर्मभूमि और गोदान इनके चर्चित उपन्यास हैं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र अपूर्ण ही रह गया, जो 1936 ईस्वी में तक चल रहा था। इन्होंने नाटकों की भी रचना की। संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी इनके नाटक के नाम से हैं। इन्होंने आलोचनात्मक लेख हंस तथा जागरण की फाइलों में मिलते जुलते हैं। कुल मिलाकर प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सम्राट थे। इन्होंने सामाजिक समस्याओं को कहानियों और उपन्यास के उतारकर हिंदी कहानी और उपन्यास को नई दिशा दी। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने न्याय, प्रियता और मित्रता पर प्रकाश डाला है। पांच के आसन पर आसीन साधारण मानव भी अपने प्रायश्य, ईर्ष्या, द्वेष के स्तर से ऊपर उठकर न्याय करने लगता है। न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझा। ये कहानी संदेश देती है कि निष्पक्ष न्याय की हर और जयकार होती है। यदि कभी किसी को न्याय करने का उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए। तो हम कहानी पढ़ेंगे पंच परमेश्वर। परमेश्वर कहानी है जो वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की आपसी मित्रता की और गाढ़ी मित्रता की कहानी है। इसमें से उनकी खेती में भी साझे में होती है और कुछ लेन देन भी साझा होता है। उन्हें एक दूसरे पर बहुत ही अटल विश्वास होता है। लेकिन होता है क्या, मैं आपको, कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ लेना। इस कहानी में इस कहानी में लेखक ने, कहानीकार ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जब पंचायत के रूप में होता है तब वह सामने वाला उसका दुश्मन हो या दोस्त हो तो उसे उसी नज़रिए से देखना पड़ता है, क्योंकि वह एक भगवान रूपी स्थान पर होता है जिसे न्याय करना होता है, उसे ईर्ष्या, वैर, विरोध का छोड़कर। इसी तरह अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनसे ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार आपस में मिलते थे। यो मित्रता का मूल मंत्र है, आपसी विचारों का मिलना, और कुछ धर्म, यात, व्यवहार कुछ भी नहीं मायने रखता। मित्रता में है तो सिर्फ विचारों का मिलना मूल मंत्र ही है जो जिंदगी का। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जो उनकी मासी थी। वह थोड़ी सी उनके पास थोड़ी सी ज़मीन या प्रॉपर्टी कह लें थी। उन्होंने निकट संबंधियों में उनके पास कोई भी नहीं था। उनके पास सिर्फ जुम्मन ही थे। जुम्मन के लंबे चौड़े वादे का कारण उन्होंने उस मिल्कियत पर अपने भांजा यानी कि जुम्मन शेठ का नाम लिखवा दिया। जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। उन्हें खाने पीने की बहुत सी वर्षा करवाई। जो भी बनता उनकी पसंद का अच्छे से बनता। मगर अंत में जब उन्होंने रजिस्ट्री पर मोहर लग गई तब जुम्मन की पत्नी उन्हें रोटियों के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। तेज़ और तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। वे उनसे विरोध करने लगे, उनसे गुस्सा होने लगे। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी, डेली में उन्हें रोज़ाना ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बेचारी बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जिनका रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गाँव को मोल लेती। यह सारी बातें उनकी पत्नी करती थी। बुढ़िया कहकर बुलाती थी बूढ़ी खाला मासी को, जिसने उन्हें ज़मीन दी थी। कुछ दिन खाला जान ने सुना और मगर अंत में उन्होंने जुम्मन से शिकायत भी की, मगर जुम्मन ने
उनकी कोई भी बात ना मानी। दखल देना उन्हें उचित ना समझा कि जैसे हमारे घरों में भी कह देते हैं कि स्त्रियों का तो काम ही है लड़ाई करना, इन्हें बोलते रहना चाहिए। तो जुम्मन ने भी इस बात से कोई लेना देना ना समझा। तुम्हारे साथ अब अंत में दुखी होकर मासी ने जुम्मन से कहा कि तुमसे मेरा निर्वाह ना हो, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका कर खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ फलते हैं। खाला ने कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा खाना चाहिए भी कि नहीं। मैं गंभीर स्वर में जवाब दिया। जुम्मन ने तो कोई यह थोड़े ही समझा कि तुम मौत से लड़ कर आई हो कि अब तक मरोगी नहीं। जुम्मन ने भी उनसे बहुत ही क्रूरता से बात की। खाला उनसे और बिगड़ गई, उसने पंचायत करने की धमकी भी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकार करने को जाल में फांसने की तरह देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ ज़रूर, पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। इसके बाद उन्होंने जब आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों से ऋणी ना था, कर्जदार ना था। उनका ऋणी मीन्स कर्जदार। ऐसा कौन था जो उसके शत्रु बनाने का साहस कर सके, किसे इतना बल था। मीन्स के उनकी सभी से अच्छी बनती थी जुम्मन सेठ की। जुम्मन सेठ थे और आसमान से फरिश्ते तो पंचायत नहीं करेंगे। इस बात से लेकर जुम्मन सेठ को मन ही मन में लगा कि खाला मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। उसके कई दिन बाद बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर उसकी कमान हो गई, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। कोई भी भला आदमी होगा जो उस बुढ़िया को देख के आंसू ना बहाए हो, जिसने उसके सामने बुढ़िया ने सभी की मिन्नतदारी की, मीन्स के खाला ने, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जो उनकी बात को समझते, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घुमा कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बेटा, तुम ही दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले जाना। अलगू यों आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला उन्हें पूछने चली कि क्यों बेटा। तो अलगू ने कहा कि मैं क्या जवाब दूं, जुम्मन से मेरा बहुत पुराना नाता है, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तब खाला ने उनकी ज़मीर को ललकारा कि तुम डर के कारण, तुम अपनी मित्रता के कारण तुम मेरे साथ हो रहे अन्याय को देख लोगे तो हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। उसे कोई जीत नहीं सकता। इससे कोई उत्तर ना दे सका। अलगू कोई उत्तर ना दे सका, मगर अलगू के दिमाग में और हृदय में, दिल में यह बातें बार बार आ रही थी। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखी थी। पान, इलायची, ये हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया। हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के पास ज़रा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आता तो उससे सलाम करती, मीन्स के जुम्मन सेठ उनसे सलाम करती। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर में मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, मगर अब दिन रात रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। तो खाला जुम्मन सेठ की बातों से बहुत दुखी हो गई, तो उसने पंचायत कर डाली और पंचायत में उसने अपनी सभी बातें रख दी और पंचायत में जुम्मन का जो दोस्त था उसे ही सरपंच बना दिया। अब उसे लग रहा था कि शायद मुझे ये कुछ नहीं कहेगा, मगर उस पंच परमेश्वर की शक्ति में तो फिर
उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने तुम लोग जो आगे की बात है कि मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। खाला ने कहा कि तुम पंच जो भी फैसला करोगे मैं मान जाऊंगी। रायधन मिश्र जिसके कई आदमी असामियों के जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले, जुम्मन से किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे मानना पड़ेगा। जुम्मन तो इस सदस्यों से विशेष कर वो ही लोग थे जो देख पड़े जो किसी न किसी कारण उनका बहस में था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहें उसे पंच बनाएं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम जिसे चाहे पंच बना लो। खाला जान जुम्मन के आरोप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हें सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही मेरे लिए, जैसे राजधन वैसे ही अलगू है। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बेकन्नी काटने लगी, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरा जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए क्या अपना ईमान नहीं बेचता, कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह में जो बात निकली वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। राजधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारी, और हमने भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा की, मगर इस समय तुम अपनी बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि वह आज बाजी मेरी है। अलगू जब यह सब दिखावे की बातें कर रहा तो शांत चित्त होकर, पंचों 3 साल हो चुके हैं, जायदाद मेरे नाम लिख दिया मैंने, ख्याल खाना कपड़ा देने, उसमें उसने कहा कि मैंने जो भी कहा भी मैं सब कुछ दे रहा था। खाला तो बिन वजह ही मुझसे शिकायत कर रही है। मगर जब उन्होंने खाला की बातें सुनी तो पंचों ने यह फैसला किया कि अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अब वह पूरा कानूनी आदमी था। तो उसने जुम्मन से जिरा शुरू की। एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह लग पड़ता रहा। रायधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हो जाती। जुम्मन चकित था कि अलगू को हो क्या गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। तो उसे गुस्सा आने लगा कि ये बातें कैसी कर रहा है, मेरा तो बहुत ही करीबी मित्र है और मुझे ही आज ये गलत ठहरा रहा है। तो जुम्मन शेख ने तो इसी संकल्प में पड़े हुए थे कि संकल्प विकल्प में पड़े थे कि अलगू ने फैसला सुना दिया। उसने कहा कि पंचों ने इस मामले पर विचार किया, नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर तुम खर्च नहीं दोगे तो इसकी रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। यह फैसला सुनते ही जुम्मन था जो सन्नाटे में आ गया। उसे मीन्स कि वह घबरा गया कि मेरे साथ इन्होंने भी ऐसा ही किया। अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते कि इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी, दोस्ती की दोस्ती जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों की बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले में अलगू और जुम्मन ने दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इनका पुराना मित्र रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका और वो उनका जो मित्रता थी वो अब फीकी पड़ने लगी। तो इससे अलगू और जुम्मन दोनों में आपसी विचार तो मिलते जुलते तो थे, मगर उनसे वो बात नहीं थी जो पहले एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मिलने पर होती थी। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पैर खटक रही थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रही कि किसी तरह बदला लेने का
अवसर मिले। अंत में अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, परंतु बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर प्राप्त मिल ही गया। बात क्या थी कि अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे। उसमें से एक बैल की जो बैल थे वो पछाही जाति के सुंदर थे। उनके बड़े बड़े सींग थे। लोग उन्हें देखने आते थे कि इतने सुंदर बैल थे। अंत में एक बैल था जो वो मर चुका था, और दूसरा जो बैल था, उस बैल की जोड़ी ना मिलने पर अलगू को कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने उस बैल को बेच दिया। बेचा किसको? उस समझू साहू को बेच दिया, जो राशन लाने का काम करते थे। इक्का गाड़ी हाँकते थे, मीन्स के राशन शहर से लाकर गांव में बेचते थे। मंडी से तेल नमक लाते और गांव में बेचते। और उनका मन भी इस पर था कि ये बैल वो ले लें। मगर हुआ क्या कि इससे उन्होंने अपना काम तो बढ़ा लिया, काम बढ़ाया, और मगर उस बैल का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा। उस बैल को बहुत तंग करते थे, उसे खाने भी नहीं देते थे। अब पहले वो दिन में 1 बार जाते थे शहर, मगर वो 3-3 बार खेप मीन्स के खाने का, राशन का भंडार जो भी लाते थे उसे खेप कहा जाता है, लाते और बेच दिए जाते। उन्होंने मोटी कमाई कर ली थी। उन्हें घाटे की चौधरी को भी वो वही बात की, अलगू चौधरी ने भी अपने घाटा पूरा करने के लिए बल्द को बेच दिया था। मगर उन्होंने जब उस बैल को बार बार परेशान करते, तो अचानक क्या हुआ कि बैल था जो वो बेचारा थोड़ा सा खाकर तुर पड़ता जब वापस उसे ले आते। मगर अचानक क्या हुआ कि एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। उस पर बोझ तो दूना लाद दिया, मगर खाने के लिए कुछ भी ना दिया उसे। जानवर उसके पैर ना उठे, कोड़े खाकर कुछ दूर दौड़ा, मगर धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठा ही ना। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे। 200-250 रुपये कमर में थे, उनके पास पैसे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कोई बोरे नमक के थे, आते छोड़कर जो कभी भी ना सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए, वहीं रात को जागकर रात की काटने की कोशिश की। जब नींद से बहलाते रहे, सुबह नींद टूटी तो उन्होंने कमर पर हाथ रखा तो उनके पैसों की थैली गायब, और उनके पास जो भी थे राशन था उसमें से राशन भी चोरी हुआ। तो रोते बिरलकते वह घर वापस आ पहुँचे। साहू आई ने जब पूरी बात सुनी, तब उसने पहले रोने शुरू किया, और उसके बाद वह अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी कि इनके निगोड़े बेकार, मीन्स के बहुत बुरे। बलद ने, कुलच्छनी बैल ने जन्म भर की कमाई हमारी लूट ली है। इस घटना से कई महीने बीत गए, मगर अलगू चौधरी के उन्होंने बैल के पैसे नहीं दिए थे। तो अलगू चौधरी उन्हें कितनी बार कह चुके थे, मगर उन्होंने उसकी बात ना मानी थी। चौधरी के शुभ चिंतकों की भी कमी ना थी। ऐसे अवसर पर एकत्र होते थे और साहू जी की बयानों की पुष्टि करते थे। मगर अंत में क्या हुआ कि अलगू चौधरी ने पंचायत बुला ली। पंचायत बुलाने के बाद पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों में अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत लगी। पंचायत बैठ गई। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या, पंचों का चुनाव होना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनाते हो? किस किस को पंच बनाते हो? तो अलगू ने दीन भाव से कहा कि समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े होकर कड़क बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। उसे लगा कि शायद
उसने जो पहले उनके साथ जो व्यवहार किया, मीन्स के खाला के साथ जो फैसला खाला का था वो अलगू ने किया, तो अब जुम्मन मेरे साथ बदला लेगा। वो बात को ताड़ गया और पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है? तो चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई नहीं, मगर अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही उसे उसके मन में आने लगा कि शायद भी मैंने अच्छा काम ही करूँगा, मैं न्याय करूँगा, धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। तो अंत में पंच ने दोनों के पक्षों के सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दलों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे, मगर वे चाहते थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल तो मर ही गया। बैल तो बाद में मरा था, लेकिन पहले तो उन्होंने बैल जीती जागती दी थी ना। इससे जिस पर उसके बाद इसका दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। सभ्य व्यक्ति समझू को भी दंड देना चाहते थे, कुछ व्यक्ति तो क्योंकि उसने पशुओं के साथ इतनी बैल के साथ इतनी निर्दयता के साथ पेश आया था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित और बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अलगू चौधरी ने उसे कहा कि जब बैल ने उसने तुम्हें बैल को बेचा था, उसने बैल को बेचा था, तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय तुम उस को दे देते तो आज तक तुम्हें ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। तो झगड़ा ख़त्म हो गया। इसी कारण उसे कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दो दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। राजधन मिश्र बोले, समझने बैल को जानबूझ कर मारा है, तिब दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो जुम्मन उसके जो अलगू के विरोधी थे उन्होंने दो चार बातें और भी सुनाई कि शायद इसने समझू के विरोधी थे कि इसने बैल को जानबूझ कर मारा है। मगर क्या हुआ कि वे चाहते थे कि उससे न्याय मिले। जो उसने शुरू में उसे बैल बेचा था तब वो अच्छा भला बैल था, तो उसके मगर जुम्मन बोले कि दूसरा सवाल तो ये है कि झगड़ू साहू ने कहा, जो साहू था वो झगड़ालू इस आदमी था, उसने कहा कि मुझे कुछ रियायत होनी चाहिए। तो जुम्मन ने बोला कि ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करें तो उनकी भलमानसी है। अलगू चौधरी अब फूले नहीं समा रहे थे, उठ खड़े हुए जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। तब पंच परमेश्वर की जय क्यों कहा? क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो आज मेरे से बदला लेगा। अलगू को लग रहा था कि शायद जुम्मन था जो मेरे से बदला लेगा, क्योंकि मैंने खाला के फैसले उसके विरोध में सुनाया था। मगर उसे फिर बाद में पता चला कि शायद पंचों की जो पंच परमेश्वर होता है, पंचायत होती है, वो भगवान का रूप होती है, इसीलिए हमें उसकी जय जयकार करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अलगू और जुम्मन एक दूसरे के पास आए और गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघात शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई ना किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे अपनी कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो ये शब्दार्थ हैं आपके, तो आपको इन शब्दार्थ को भी अपने लेसन में जो है लर्न करना है। तो आगे से आप ध्यान रखिए।
और इसके जो छोट क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे आपको पढ़ने हैं, जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी? किसके साथ थी? जुम्मन की अलगू के साथ। रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? कैसा हो गया था? रजिस्ट्री के बाद बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी? पंचायत बुलाने की। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? किसको? अलगू चौधरी को। अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात पर पूरा विश्वास था? कि वह उसका मित्र है, वह इसके विरोध में कोई भी बात नहीं करेगा। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? अलगू ने अपना फैसला खाला मौसी के पक्ष में दिया। एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया? उसे बेच दिया। समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया था? कितना दाम चुकाने का वादा किया था? और पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? क्योंकि उससे बिना किसी भेदभाव, किसी भी पक्ष की बात किए फैसला किया गया। जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी का क्या कारण था? क्योंकि वह उसकी रजिस्ट्री थी जो ज़मीन की मलकियत पाना चाहते थे। बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? कि मुझे अलगू था जो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, ना खाने को, ना पीने को, और ना ही मेरा ख्याल रख रहा है। तो ये चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हुआ। आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए और यह लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। तो वीडियो नहीं बनी, बनी नहीं तो वीडियो। हेलो एवरीवन, पंच की एड्डी बड़ी कहानी सी रब्बा। हेलो, उन्होंने शिक्षक की कहानी और रमेश्वर